मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती। गेसु बालों को कहते हैं, बरहमी कहते हैं उलझे हुए। जैसे आज मेरे बाल बिखरे पड़े हैं। मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती। हवा ये सब के लिए मौसमी अच्छी नहीं होती। मुनव्वर माँ के सामने यूं खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 5। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है ली चैट्रियल प्रिंसिपल। मगर ली चैट्रियल प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसको समझने से हमारा टॉपिक जो हमने आज पढ़ना है वो थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। हमारा जो ये छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है ये क्या है? ये है पोजीशन। छोटा शॉर्ट क्वेश्चन, अल्फाज देखो मेरे, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रिएक्शन कंडीशन। अब तक जो बात हम पढ़ते रहे ना वो थी केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम स्टडी करते रहे। आज एक न्यू टर्म है जिसका मतलब है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से मुराद है द रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यानी एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और प्रोडक्ट क्या है, बी। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद इस रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, मिकदार होगी, और इस प्रोडक्ट की जो मिकदार होगी उसको हम कहेंगे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर इसे ज्यादा बेहतर समझना चाहते हैं तो इस लफ्ज का तर्जुमा कर दें आसान। कैसे? रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिलेटिव का मतलब है एक दूसरे के एतबार से। मतलब फर्ज करो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है 4 ग्राम, ठीक है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है 6 ग्राम। तो दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? जाहिर है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप पता क्या कहेंगे, इस इक्विलिब्रियम वाले रिएक्शन में जो रिएक्शन का पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो प्रोडक्ट वाली जानिब है, राइट साइड पे है। क्योंकि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि रिएक्शन में कौन सी चीज ज्यादा है। जो चीज ज्यादा है उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो उस तरफ है जिस तरफ ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन जो है वो प्रोडक्ट की जानिब है, और अगर रिएक्टेंट ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन रिएक्टेंट की जानिब है। ओके, अब ये तो बात हो गई, हमें समझ भी आ गई। अब अगली बात सुनिएगा जरा। इफ अगर आ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इज डिस्टर्ब्ड, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, आप उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब उसके इक्विलिब्रियम को बिगाड़ देते हैं, तो क्या होगा? यही हम आगे भी पढ़ेंगे। मैं बताता हूं क्या होगा। जब हम सिस्टम के इक्विलिब्रियम को बिगाड़ेंगे ना तो फिर सिस्टम कोशिश करेगा कि मेरा जो इक्विलिब्रियम बिगड़ा है मैं उसको दोबारा अटेन करूं, दोबारा वापस लेकर आऊं। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं। प्यारे बेटे, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, ठीक है। इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 ग्राम है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 6 ग्राम है, इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। अब अच्छा, यहां बच्चा ये सवाल भी करेगा, सर जी 4 ग्राम 6 ग्राम ये कैसा इक्विलिब्रियम है? बेटा जानी, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यहां भी 5 ग्राम हो यहां भी 5 ग्राम हो। नो नो, मैं तो ये कहता हूं इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जब आगे जाने वाली रिएक्शन की रफ्तार पीछे आने वाले रिएक्शन की रफ्तार के बराबर हो, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये तो मैंने नहीं कहा था कि दोनों पलड़े तराजू की तरह बराबर होंगे तो उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम तो कभी भी आ सकता है, ये 8 ग्राम हो ये 2 ग्राम हो तब भी आ सकता है, ये 8 ग्राम हो ये 2 ग्राम हो तब भी आ सकता है, ये 4 ग्राम है ये 6 ग्राम है, अब भी इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब आप इसके इक्विलिब्रियम को बिगाड़ो। कैसे बिगाड़ोगे? 2 तरीके हैं बिगाड़ने के। पहला तरीका, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज्ड, अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। कैसे बढ़ाओगे? बाहर से आप प्रोडक्ट डालोगे, बाहर से आपके पास होना चाहिए वो प्रोडक्ट। अब बाहर से फर्ज करो प्रोडक्ट डालते हो, कितना डालते हो आप? फर्ज करो 3 ग्राम प्रोडक्ट और डाल देते हो, ठीक है। अब 6 और 3 कितना हो गया? 9 ग्राम। अब हुआ क्या, आपने बाहर से 3 ग्राम प्रोडक्ट और ऐड किया
तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। अब रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन इस इक्विलिब्रियम को दोबारा अटेन करने के लिए इस बढ़ी हुई मिकदार को कम करने की कोशिश करेगा, और अगर इस बढ़ी हुई मिकदार को कम करना चाहता है रिएक्शन, तो रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड पे आना चाहिए रिएक्शन को, तो आएगा। देखो भाई, फिर मैं पढ़ता हूं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज्ड, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा देते हैं रिलेटिव टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मुकाबले में, वी से दैट, हम ये कहते हैं कि अब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम किधर को जाएगी, अब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पीछे यानी लेफ्ट साइड को जाएगी। पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब जहां रिएक्शन अब जाएगा, जिस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, हम कहेंगे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पोजीशन उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो ये रिएक्शन पीछे को जाएगा ताकि जो बढ़ी हुई मिकदार है उसे कम किया जाए, तो इसलिए इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो किधर को शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। जी, दूसरा केस देखें, इफ अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज्ड रिलेटिव टू रिएक्टेंट, अब समझना, अब मैं ये उड़ा देता हूं, ये देखो, ये अब ये 4 ग्राम था, ये 6 ग्राम था, ठीक है, आप किसी तरीके से 6 ग्राम में से 2 ग्राम या 3 ग्राम बाहर निकाल लें, तो बाकी कितना बच जाएगा, 3 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपने बाहर निकाली है, प्रोडक्ट बाहर निकाल लिया है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई है और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया है, तो रिएक्शन इस इक्विलिब्रियम को दोबारा अटेन करने के लिए, वापस अटेन करने के लिए किधर को मूव कर पड़ेगा, राइट साइड को चल पड़ेगा, आगे को चल पड़ेगा रिएक्शन, आगे को चलेगा रिएक्शन। तो जब आगे को चलेगा ना रिएक्शन, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है अब वो किधर को जा रहा है, जहां रिएक्शन जा रहा है, रिएक्शन आगे को जा रहा है, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम भी उधर को शिफ्ट हो रहा है। जी हाँ, तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज्ड रिलेटिव टू रिएक्टेंट, वी से दैट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अब कहां जाएगा, राइट साइड पे, RIGHT, ठीक है। ये है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, और आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं ये 100.10% पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। शॉर्ट अगर इसमें से आया भी तो सिर्फ इसकी स्टेटमेंट आएगी, अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा अहम सवाल है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के हमारे टॉपिक। चैप्टर नंबर है जनाब 8 और लेक्चर नंबर है 5, और हमारे लेक्चर का जो टॉपिक नेम है वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। अच्छा, इसे ना ली शैट्रियल प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं, आपकी जुबान पे जो चढ़ जाए वो पढ़ लें, ली चैटलियर पढ़ें या ली शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ें। ये जर्मन साइंटिस्ट है और इसने ये प्रिंसिपल पेश किया था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो इसलिए हम उसके नाम से इसको ली चैटरियल प्रिंसिपल का नाम देते हैं। तो ली चैटरियल प्रिंसिपल की सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे कि वो कहना क्या चाहता है इस लॉ की। याद रखें, लॉस की डेफिनेशन नहीं होती, स्टेटमेंट होती है, मगर फिर भी हम क्या देते हैं, डिफाइन फलान लॉ, ठीक है। अच्छा जनाब, आइए देखते हैं, वो कहता है इफ अगर आ सिस्टम, एक सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में है, इज डिस्टर्ब्ड, आप उसके इक्विलिब्रियम को बिगाड़ देते हैं, इट बिहेव्स इन सच अ वे, वो इस तरीके से बिहेव करेगा एज टू नलीफाई, कैंसल करे, खत्म करे द इफेक्ट ऑफ दैट डिस्टर्बेंस। इस स्टेटमेंट को ली चैटरियल प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है। कहना क्या चाहते हो मैं बताता हूं। वो कहता है कि एक रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पर पड़ा हुआ है, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो चुके हैं। अब आप क्या करते हैं, आप छेड़खानी करते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं कि उस सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ जाता है, उसके सिस्टम के इक्विलिब्रियम में बिगाड़ आ जाता है, डिस्टरबेंस आ जाती है। तो फिर क्या होगा, वो सिस्टम खुद ब खुद इस तरह से वर्क करना शुरू कर देगा कि उसके ऊपर जो डिस्टरबेंस आया है, उस बिगाड़ की वजह से जो असर हुआ है उसको वो नलीफाई करे, कैंसल करे, खत्म करे, कम करे। इस बात को बोलते हैं क्या, ली चैटरियल प्रिंसिपल। आपको समझ आ चुका होगा। मिसाल लेते हैं,
अगर हमें कोई टेंशन हो जाती है, फ़र्ज़ करें कोई ऐसा वाक़या होता है हमारे साथ कि हम डिप्रेस हो जाते हैं, हमारा ज़हन जो है वो बेचारा ख़राब हो जाता है, फिर 1-2 दिन बाद फिर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। टेंशन जब हम लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर के पास तो नहीं जाते कि भई ये मसला हुआ था, मैंने टेंशन ले ली, अब मुझे तुम दवाई दो कि मैं ठीक हो जाऊँ। नहीं, हमारा जो दिमाग है वो दोबारा खुद ब खुद अपने आप को इस तरह से वर्क कराता है कि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम पर आ जाए, इत्तदाल पर आ जाए, बराबरी पर आ जाए। बस यही बात हमने आज जो है वो डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ली चैट्रियल प्रिंसिपल। मेरे बेटे एप्लीकेशन का मतलब ये है कि ये ली चैट्रियल प्रिंसिपल को आप कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है। ये एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। तो उसके लिए ना हम 4 चीज़ों के असरात देखेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम के ऊपर। मतलब किस किस के, हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, या बेहतर लफ्ज है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। यानी एक रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर पड़ा हुआ है, आप अगर कंसंट्रेशन उसकी चेंज करते हैं, आप चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम, और फिर हम तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, और फिर चौथे और आखिरी नंबर पे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। ओके, पहला जो इफेक्ट हम स्टडी करेंगे इससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। आइए देखते हैं, और इसी इफेक्ट से मैं आपको ये स्टेटमेंट भी समझा सकूंगा। आइए देखते हैं कि वो क्या कहता है। वो कहता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। देखो हमारे पास हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं जिसमें BiCl3, इसे बोलते हैं बिस्मिथ क्लोराइड, इसको हम डालते हैं वाटर के अंदर, पानी के अंदर, ठीक है। यानी एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है सर जी, ले लिया। इस बीकर में हमने पानी ले लिया, ओके सर जी, ले लिया। अब हम बाहर से इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, हम इसके अंदर डाल रहे हैं बिस्मिथ क्लोराइड BiCl3। जैसे ही हम पानी के अंदर बिस्मिथ क्लोराइड डालेंगे ना, तो पानी का जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा, यानी पानी दूध बन जाएगा। हाँ हाँ, कैसे, देखो भाई, जब आप BiCl3 को पानी में डालोगे ना, तो ये रिएक्शन करने के बाद बना देगा BiOCl, बायोकल, नहीं, इसका नाम है बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड, ये बनेगा। और साथ में जो है 2 मॉलिक्यूल या 2 मोल बनेंगे HCl के। तो ये रिएक्शन है। अच्छा, पानी मिल्की बन गया, मैंने आपको कहा पानी मिल्की क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ, BiOCl की वजह से। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा साल्ट है जो पानी में ना इनसोलुबल है, बन तो गया मगर अब हल नहीं होता, इनसोलुबल होता है। और पानी में इनसोलुबल होने की वजह से पानी के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होता, और इसीलिए मिल्की कलर आ जाता है पानी के अंदर। मिल्की, MILKY, मिल्की कलर, या आप इसको कहेंगे कि ये जो है ना कलाउडी लिक्विड हो गया है, कलाउडी, ये भी लिख सकते हैं आप, यहां लिख देते हैं कलाउडी हो गया है क्या, ये पानी। ओके, तो किसकी वजह से कलाउडी हुआ है, बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड की वजह से। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद ये बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl भी पीछे आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा सर जी, जब ये पीछे आना शुरू करेंगे तो क्या वो गदलापन, क्या वो मिल्कीनेस खत्म हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड सारे का सारा पीछे आ जाएगा, नहीं, कुछ बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड पीछे आकर दोबारा से ये रिएक्टेंट बना देगा, ये भी बना रहेगा, ये भी होंगे, ये भी। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और एक वक्त ऐसा आता है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। अब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पर आ गया है, मतलब जितनी कंसंट्रेशन इन दोनों की बचनी थी वो बच गई, और जितनी कंसंट्रेशन इन दोनों की बननी थी प्रोडक्ट्स की वो बन गई। अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गया। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ना ये अफेक्ट डालना है, क्या, कि भाई आपने कंसंट्रेशन को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे कंसंट्रेशन को? 4 तरीके हैं। आप 4 तरीकों से इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में बिगाड़ ला सकते हैं, और जब आप बिगाड़ लाएंगे तो उस बिगाड़ को कम करने के लिए, नल्लीफाई, काउंटर करंट खत्म करने के लिए रिएक्शन अमल करेगा, काम करेगा। कैसे? आओ देखते हैं।
प्यारे भाई, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, मैंने लिखा हुआ है, आपने एडिंग रिएक्टेंट, आप ऐसा करें कि बाहर से ना और रिएक्टेंट डाल दें। मैं यहाँ इक्वेशन से समझाऊंगा तो ज्यादा समझ आएगी। आप बाहर से और रिएक्टेंट डाल दें, कोई भी रिएक्टेंट, ये वाला रिएक्टेंट डालें आपकी मर्जी, ये वाला रिएक्टेंट डालें आपकी मर्जी, यानी आप बाहर से बिस्मिथ क्लोराइड डाल दें उस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पर आया हुआ है। तो क्या होगा, इस तरफ जो है लेफ्ट साइड पे रिएक्शन की बिस्मिथ क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम तो होता ही वही है ना जहां कंसंट्रेशन बदले ना, दोनों की कंसंट्रेशन जो रुक गई वो रुक गई कांस्टेंट। मगर जब जैसे ही आपने बिस्मिथ क्लोराइड बाहर से डाला ना, तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। अब इस तरफ बिस्मिथ क्लोराइड की मिकदार बढ़ गई, पहले से ज्यादा हो गई रिएक्टेंट की, तो इस रिएक्टेंट की मिकदार जो पहले से ज्यादा हुई है इसको कम करना चाहेगा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसको डालने से उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ गया है। तो रिएक्शन पता क्या करेगा, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड को मूव करना शुरू कर देगा, फॉरवर्ड आगे की जाने वजह, ताकि जो बिस्मिथ क्लोराइड आपने एक्स्ट्रा डाला है उसको कम किया जाए और दोबारा से एक नया इक्विलिब्रियम हासिल किया जाए, दोबारा से इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया जाए। तो इसीलिए रिएक्शन फिर कहां मूव करेगा, रिएक्शन जनाबे वाला फॉरवर्ड को मूव करेगा, आगे की जानिब। अच्छा, यहां पे रिएक्टेंट मैंने तो बिस्मिथ क्लोराइड की मिसाल दी है, अब वाटर भी ऐड कर सकते हैं, वाटर ऐड करेंगे तो भी वाटर ज्यादा हो गया, तो इस पानी को कम करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगा, आगे को मूव करेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन आगे को जा रहा है, मैं बताता हूं, मिल्कीनेस में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, ज्यादा दूधिया होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। इसको कम करने के लिए रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगा तो ये ज्यादा बनेगा ना, जाहिर है। तो फिर रिएक्शन के अंदर मिक्सचर में मिल्कीनेस बढ़ेगी और आपको समझ आ रही होगी कि अच्छा रिएक्शन फॉरवर्ड को चल रहा है। दूसरा केस देखें, एडिंग प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट ऐड कर दें बाहर से, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, अब बाहर से HCl डाल दें, क्योंकि BiOCl आपके पास है तो बाहर से डाल दें, नहीं है तो बाहर से आप HCl डाल दें, दोनों में से कोई एक चीज बाहर से जब डालेंगे तो राइट साइड पे मिकदार जो है वो प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी। अब जो प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ी है उसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, उस प्रोडक्ट की बढ़ी हुई मिकदार को कम करने के लिए रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, और उस वक्त तक रिवर्स डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक जो है दोबारा से वो सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता। समझ रहे हो जी? अच्छा, अब आगे चलते हैं, तीसरी बात देखते हैं, रिमूविंग रिएक्टेंट्स। लो भाई, ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे, आप क्या करें, किसी तरीके से इस पूरे मिक्सचर के अंदर मौजूद रिएक्टेंट, कोई एक रिएक्टेंट को बाहर निकाल लें, यानी बिस्मिथ क्लोराइड की थोड़ी सी मिकदार को बाहर निकाल लें। जब आप रिएक्टेंट की मिकदार को बाहर निकालेंगे तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। अब रिएक्शन कहेगा कि ये जो मेरा इक्विलिब्रियम बिगड़ा है मैं इसको दोबारा से अटेन करूं, तो इसको दोबारा अटेन करने के लिए ये जो BiCl3 आपने बाहर निकाला है इसकी कमी को पूरा करने के लिए रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ेगा, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक दोबारा नया इक्विलिब्रियम हासिल नहीं हो जाता। तो इधर भी आप रिवर्स लिखोगे। आगे चलो, चौथी बात, रिमूविंग प्रोडक्ट। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, आप प्रोडक्ट निकाल लें, ये प्रोडक्ट निकाल लें बाहर, आप प्रोडक्ट बाहर निकाल लेते हैं, तो जब प्रोडक्ट आप निकालते हैं तो राइट साइड पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी आ गई, इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। अब इस इक्विलिब्रियम को दोबारा अटेन करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा, ताकि खोए हुए प्रोडक्ट की मिकदार को दोबारा से हासिल किया जा सके, तो रिएक्शन अब फॉरवर्ड को चल पड़ेगा। तो यहां आप क्या लिखोगे, रिएक्शन फॉरवर्ड को चल पड़ेगा। और याद रखें, जब रिएक्शन फॉरवर्ड को चल रहा होगा तो मिल्कीनेस बढ़ेगा, और जब रिएक्शन रिवर्स को चल रहा होगा तो मिल्कीनेस में कमी आएगी, यानी पानी थोड़ा कम दूधिया होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा वाजे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है ये जो BiOCl है इसको आर्टिफिशियल मिल्क भी कहते हैं, आर्टिफिशियल दूध। जी हाँ, पता नहीं आजकल दूध प्योर मिलता ही नहीं है, ओके, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था जी जनाब, अब कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, मगर बाद में पहले एक चीज है कि अगर मैं इन चार बातों को इकट्ठा कर दूं, समराइज कर दूं, तो मैं पता क्या लिखूंगा कि अगर आप ऐड करते हैं रिएक्टेंट इस तरफ,
या रिमूव करते हैं प्रोडक्ट, इस तरफ से बाहर निकालते हैं, इधर ऐड करते हैं, इस तरफ से बाहर निकालते हैं, दोनों केसेस में जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करता है। बिल्कुल आपको समझ आ चुकी है, मैंने ऊपर समझाया है। और सेम इसी तरह से अगर आप ऐड करते हैं प्रोडक्ट, बाहर से प्रोडक्ट डाल देते हैं या यहां से रिएक्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, तब रिएक्शन किस तरफ मूव करेगा? रिवर्स मूव करेगा। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन मूव करेगा इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब कैसे? मतलब जब आपने एडिंग की रिएक्टेंट की, यहां ये वाला रिएक्टेंट ऐड किया ना, इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद यहां से यहां पर आपने बाहर से और रिएक्टेंट डाला तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, तो उसको दोबारा अटेन करने के लिए रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करता है? फॉरवर्ड। अब आप इसको पता क्या कहेंगे कि रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है, इसको आप इस तरह कहेंगे कि रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है अब वो कहां शिफ्ट हो रही है? वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है। मतलब जहां रिएक्शन जा रहा होगा हम कहेंगे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन उसी तरफ जा रही है। रिएक्शन फॉरवर्ड अगर चल रहा है तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉरवर्ड यानी राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो हम कहेंगे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन को जा रहा है। ओके हो गया जी? ओके हो गया। अच्छा, अब मजे की बात, जब ये रिएक्शन डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम से हटा, डालने से या निकालने से, तो उसके बाद इसने अपने आप को दोबारा आगे पीछे करके दोबारा से इक्विलिब्रियम पर ले आया। अब जब दोबारा से ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा ना, तो इसकी जो Kc की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। Kc की वैल्यू, जिसे हम कहते हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc, जो बराबर होता है ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर डालते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे डालते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, फर्ज करो जवाब आता है 4। तो ये जो 4 वैल्यू आई है हम इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये नहीं बदलेगी, ये फिर भी सेम होगी। क्यों? इस केस में सिर्फ और सिर्फ जो है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बदलती है जब आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को। कभी आगे जा रहा होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, कभी पीछे जा रहा होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। जहां रिएक्शन जा रहा होगा वही इक्विलिब्रियम पोजीशन जा रहा होगा, मगर जो वैल्यू है ना Kc की वो कांस्टेंट रहती है। नए इक्विलिब्रियम पर भी, यानी अगर पहले 4 थी तो फिर भी 4 रहेगी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन का चेंज Kc की वैल्यू को चेंज नहीं करता, बिकॉज दैट इज द रेशो। ऊपर प्रोडक्ट है, नीचे रिएक्टेंट है। अगर आप इस इधर बाहर से और रिएक्टेंट डालते हैं तो फिर वो रिएक्टेंट कम होकर प्रोडक्ट में चले जाएंगे, तो यहाँ वो रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, तो फिर आप ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो Kc की वैल्यू दोबारा से वही आ जाएगी। तो Kc की वैल्यू नहीं बदलती कंसंट्रेशन को चेंज करने से, हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन बदल जाता है। ठीक हो गया? जी हाँ, ठीक हो गया। चलते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम। जी हाँ, इसमें देखिए वॉल्यूम या प्रेशर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। वॉल्यूम और प्रेशर, ये बॉयल्स लॉ था 9th में, आपने पढ़ा होगा। ओके, तो हम अगर प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस कर लें तो वॉल्यूम का भी हमें समझ आ जाएगा, अगर हम वॉल्यूम का इफेक्ट डिस्कस कर लें तो प्रेशर का भी हमें समझ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जरा आगे चलते हैं, 2 केस हैं इसमें। पहला केस 1 क्या है? इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर नॉट एप्लीकेबल। कब जो है ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा? मैं बताता हूं, अगर रिएक्शन इज नॉट इन गैस या गैसियस फेज, अगर आपका रिएक्शन गैसियस फेज में नहीं है तो आप उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज करने से नहीं बदल सकते। मतलब अगर आपका रिएक्शन सॉलिड में है, मतलब रिएक्टेंट भी सॉलिड है, प्रोडक्ट भी सॉलिड है, या आपके रिएक्शन में रिएक्टेंट भी लिक्विड है, प्रोडक्ट भी लिक्विड है, या दोनों में से कोई एक लिक्विड है, तो उस रिएक्शन के ऊपर आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम स्टडी नहीं कर सकते। दूसरी बात भी इसमें है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी 2 बातें हैं केस 1 में कि अगर रिएक्शन गैस फेज में ना हुआ तो उसके ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम का कोई असर नहीं होगा।
दूसरी बात, अगर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर हुए तो उस रिएक्शन पर भी प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने से कोई असर नहीं होगा, यानी उसका इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा नहीं। ओके, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस जो हमारा पढ़ने वाला केस है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम एप्लीकेबल। ठीक है, यानी कौन से रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रेशर या वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो एप्लीकेबल होता है, असरअंदाज होता है। तो वो सुन लीजिए, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। पहली बात, रिएक्शन मस्ट बी, होना चाहिए, इन गैसियस फेज, रिएक्टेंट भी गैस की हालत में हो और प्रोडक्ट भी गैस की हालत में हो, तब उस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर या वॉल्यूम का इफेक्ट होगा। दूसरी बात देखें, दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट विल नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर नहीं होंगे तब ही उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को आप प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने से बिगाड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मैं ना यहां पर एक नोट लिखता हूं, 2 करोड़ रुपए की बात है ये, यूं समझ ले मैं फार्मूला लिखता हूं आपके सामने। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक फिक्रा लिखता हूं जिसको याद करने के बाद आपका कोई एमसीक्यू प्रेशर और वॉल्यूम के हवाले से गलत नहीं होगा। वो फिक्रा क्या है, आइए लिखते हैं। वो है, इफ, अगर प्रेशर इंक्रीजेस, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे, द रिएक्शन विल जाएगा, विल गोस इन दैट डायरेक्शन, उस तरफ, उस सिमत में, उस जानिब, इन दैट डायरेक्शन विच हैव लेस नंबर ऑफ मोल्स। यानी वो ये कहता है कि कोई भी रिएक्शन है, व्हाटसोएवर, कोई भी रिएक्शन है, उसके ऊपर जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, द रिएक्शन विल गोस इन दैट डायरेक्शन विच हैव लेस नंबर ऑफ मोल। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास एक रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस का, अमोनिया सिंथेसिस को हेबर प्रोसेस बोलते हैं। जिस साइंसदान ने इस अमोनिया को तैयार किया था उसका नाम हेबर था, इसीलिए हम इसको हेबर्स प्रोसेस, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, NH3 और इधर 3। अब जरा इस रिएक्शन पे ये वाली कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं कि क्या, अच्छा अब ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम पर आ चुका है। हम जरा देखते हैं क्या इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर बढ़ाने से या घटाने से इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को कोई फर्क पड़ेगा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा या नहीं। उसके लिए हम ये देखते हैं। पहली बात, रिएक्शन मस्ट बी इन गैसियस फेज। आइए देखते हैं क्या ये रिएक्शन गैस फेज में है। जी बिल्कुल है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है, ये रिएक्शन गैस के फेज में है। पहली शर्त तो पूरी हो गई। दूसरी देखें, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट बराबर ना हो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट के। आओ जरा देखते हैं रिएक्टेंट के कितने मोल हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, जरा तवज्जो करना, यहाँ n के पीछे कुछ नहीं है, N2 के पीछे, तो यहाँ 1 है, जहां कुछ ना होगा 1 होता है, तो 1 मोल लिखा हुआ है। और H2 के पीछे क्या लिखा हुआ है, 3 मोल। 1 और 3 कितना होता है, 4 मोल। यानी रिएक्टेंट कितने मोल हैं, रिएक्टेंट हैं जनाब 4 मोल। ओके सर जी, ओके सर जी। जरा प्रोडक्ट के मोल देखें, NP, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितने हैं, 2 मोल। 2 मोल हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? जी बिल्कुल नहीं सर जी, 2 मोल और 4 मोल आप बावले हो गए हो, 2 मोल 4 मोल बराबर नहीं है। इसका मतलब दूसरी शर्त भी लागू हो चुकी कि इस रिएक्शन के ऊपर हम अगर प्रेशर को चेंज करें या वॉल्यूम को चेंज करें तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर उस इक्विलिब्रियम को जो बिगड़ा है उसको वापस लाने के लिए रिएक्शन या तो आगे को जाएगा या पीछे को जाएगा, या मैं यूं कहूं कि रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पोजीशन या राइट साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा। ओके, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बेटे। तो इसमें ना 2 बातें आपने याद रखनी है। अब इस रिएक्शन को देख रहे हैं ना आप, ये इक्विलिब्रियम पर है। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रेशर बढ़ाते हैं। मैंने 2 बातें लिखी हैं इस रिएक्शन के लिए। हम ना इसका इंक्रीज, ये तीर जो ऊपर है ना इसका मतलब होता है इंक्रीज, जो नीचे इसका मतलब होता है डिक्रीज। इंक्रीज प्रेशर कर देते हैं। अच्छा, प्रेशर इंक्रीज करें या फिर वॉल्यूम डिक्रीज कर दें। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम घट जाएगा, अगर आप वॉल्यूम घटाते हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा। दोनों में से कोई एक चीज को चुन लो,
खुद को कंफ्यूज नहीं करना, आप प्रेशर को चुनो। हमने प्रेशर बढ़ाया तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो बिगड़ गया। अब उस इक्विलिब्रियम को दोबारा लाने के लिए ये रिएक्शन या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। अब कहां जाएगा हेबर प्रोसेस वाला रिएक्शन? अरे यार, मैंने आपको ऊपर फार्मूला लिखवाया है, नोट लिखवाई है कि अगर प्रेशर बढ़ाएं तो रिएक्शन कहां जाएगा? जहां नंबर ऑफ मोल कम होंगे। तो देखो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल कहां कम है? राइट साइड पे, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल हैं। तो इसीलिए प्रेशर बढ़ाने से ये रिएक्शन कहां जाएगा? ये जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, बाकी दूसरी बात तो आपको समझ आ गई। जिसको ये फिक्रा आता है ना, उसको हर चीज आती है प्रेशर और वॉल्यूम के हवाले से। दूसरी बात करते हैं, अगर प्रेशर बढ़ाने से ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है तो दोस्तों घटाने से प्रेशर ये कहां आएगा? ये रिवर्स को आएगा, ये रिवर्स डायरेक्शन को आएगा। बिल्कुल। और वॉल्यूम की बात उलट है, वो आपको समझ आ रही है, मैं जानता हूं। ओके, बच्चे पूछते हैं सर कोई वजह तो बताएं, रीजन क्या है? आखिर प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में क्यों जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम है? हाँ, इसकी वजह सुन लीजिए, इसकी वजह मैं आपको समझाने लगता हूं। देखें भाई, ये जो है ना, एक बीकर है, ठीक है। इसके अंदर आपने नाइट्रोजन भी लिया हुआ है, आपने इसके अंदर हाइड्रोजन भी लिया हुआ है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये दोनों अमोनिया बना रहे हैं। ओके, बना रहे हैं, ठीक है। अब आप ऐसा करें, बाहर से इस रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ा दें। पिस्टन पे प्रेशर जब बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अब वॉल्यूम कम हो रहा है, जगह कम हो रही है, तो मॉलिक्यूल जो है वो करीब करीब आएंगे और उनमें टकराव बढ़ेगा। उनके अंदर जो है एक दूसरे के साथ टकराव बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम हो गया कम, जगह कम हो गई, तो क्या होगा? आपस में टकराव बढ़ेगा। किसके दरमियान टकराव बढ़ेगा? मॉलिक्यूल्स के दरमियान टकराव बढ़ेगा। अब मॉलिक्यूल कहेंगे कि यार ये जो टकराव बढ़ गया है, इस टकराव को कम करो, एक दूसरे के साथ टक्कर लग रही है, इसको कम करो। तो कम कैसे करेंगे? जब मॉलिक्यूल की तादाद कम हो जाए। तो मॉलिक्यूल की तादाद कम कैसे होगी? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में शिफ्ट होंगे तो मॉलिक्यूल की तादाद कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि प्रोडक्ट में 2 मोल हैं और रिएक्टेंट के कितने मोल हैं? 4 मोल हैं। तो वो उस तरफ जाएंगे जहां उनकी तादाद में कमी आती है, यानी ये 2 आपस में मिल के ये बनाना शुरू कर देंगे प्रोडक्ट में, ताकि मॉलिक्यूल जो हैं वो कम हो जाएं, ताकि वो जो कम जगह है उस पर वो एडजस्ट हो जाए। बस यही बात याद रखें, आपको ज्यादा रोला डालने की जरूरत ही नहीं है। ओके हो गया मेरे प्यारे बेटे। हमारी बुक में ये बात तसल्ली के साथ लिखी हुई है, आप उसको रीड कर लीजिएगा। मगर फिर मैं यही कहूंगा कि जिस बच्चे को ये बात आती है ना, कौन सी बात? ये वाली, नोट वाली, तो वो किसी भी रिएक्शन को जो है स्टडी कर सकता है। मिसाल के तौर पर ये क्विक चेक है, लगे हाथों इसे कर लेते हैं। हमारे पास ये क्विक चेक है, जरा देखना। क्विक चेक 8.6 पहला रिएक्शन है। इसमें सारे गैस में, अच्छा सारे चारों रिएक्शन गैसियस फेज में है। आपने यही फिक्रे से ये अभी करके दे देना है मुझे पता है। देखो कैसे, पहला जो रिएक्शन है ना, सबसे पहले ये देखो, क्या ये गैस फेज में है? जी बिल्कुल गैस फेज में है, सारे गैस फेज में है। तो दूसरी बात देखो, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, इस रिएक्टेंट के 2 मोल इसके हैं, 1 मोल इसके है, यानी इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो है वो 3 है। ठीक है सर जी। और प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? वो 2 मोल हैं। तो कम मोल किस जानिब है? राइट साइड पे है, प्रोडक्ट वाली साइड पे है। तो कहता है बढ़ाओ प्रेशर। तो सिंपल सी बात है, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्यों फॉरवर्ड जाएगा? क्योंकि फॉरवर्ड वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल क्या है? लेस हैं, कम हैं। हमने यही लिखा हुआ है। आइए दूसरी बात देखते हैं। हमारे पास ये एक और रिएक्शन है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल आपस में मिलके 2 मोल बना रहे हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो मोल हैं 2 और 1 वो 3 हैं, और प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? वो 2 मोल हैं। अब करना क्या है? वॉल्यूम बढ़ाना है, प्रेशर नहीं, वॉल्यूम बढ़ाना है। दोस्तों, जब वॉल्यूम आप बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं, क्योंकि वहां मैंने फिक्रा लिखवाया है प्रेशर बढ़ाने से वहां जाता है जहां नंबर ऑफ मोल कम हो। तो फिर वॉल्यूम के बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाएगा?
प्रेशर हो जाएगा कम। जब प्रेशर कम होगा तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा, रिवर्स जाएगा। तो आप लिख लीजिए दिस रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे बेटे, नेक्स्ट देखें, ये एक और रिएक्शन है गैस फेज में, जिसमें N2O4 1 मोल है और प्रोडक्ट के 2 मोल हैं। तो प्रेशर बढ़ाओ, कहां जाएगा, जहां नंबर ऑफ मोल कम है तो रिवर्स जाएगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। आगे देखें, लास्ट रिएक्शन, रिएक्टेंट के 2 और 1 3 मोल हैं और प्रोडक्ट के कितने मोल हैं, 2, तो रिएक्टेंट के मोल हैं ज्यादा। अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो इसका मतलब प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो रिएक्शन कहां जाएगा, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं, तो पीछे नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो इसीलिए ये रिवर्स डायरेक्शन को मूव करेगा। तो मैंने आपको क्विक चेक जो है वो समझा दिया। आइए अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होता है। अच्छा, ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना, ये वाला इफेक्ट यानी वॉल्यूम या प्रेशर वाला और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये सिर्फ जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करते हैं, यानी रिएक्शन या तो आगे को जाता है या पीछे को जाता है, ये केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करते। मगर जो टेम्परेचर है ना, वो केसी की वैल्यू को भी चेंज करता है, यानी दिस इफेक्ट बोथ, ये बोथ को चेंज करेगा, यानी केसी को भी चेंज करेगा और उसके साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी क्या करेगा, चेंज करेगा, आगे या पीछे शिफ्ट करेगा। ठीक है सर जी, ऐसा क्यों है कि केसी की वैल्यू क्यों बदलती है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है केसी इज द रेशो ऑफ टू रेट कांस्टेंट, के एफ का फिर के एफ और के आर। तो रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है। जब रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज होता है तो फिर केसी भी है, केसी की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आपको समझा दूंगा, फिक्र नहीं करनी। तो मेरे बेटे, अब हमने देखना है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें 2 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब समझना, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो उसमें हीट जो है वो रिलीज होती है, हीट खारिज होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, ओके, हीट खारिज होती है। इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर बात को समझेंगे। देखें, हमारे पास एग्जांपल है SO2, ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ, ठीक है, और ये बना रहा है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये भी 2 मोल है और ये भी यहाँ पर 2 मोल है। तो ये गैस फेज रिएक्शन है और ये फिर पीछे को भी आ रहा है, ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन की जब डेल्टा H देखी गई ना, डेल्टा H यानी कि हीट ऑफ रिएक्शन, तो वो निकली, उसकी वैल्यू -198 किलो जाउल पर मोल। नहीं लिखना किलो जाउल, क्योंकि ये 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो माइनस का साइन आया। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन को हीट से प्यार नहीं है, ये रिएक्शन चाहता है हीट ना हो, मैं हीट को बाहर निकालूं, हीट को खारिज करूं। ठीक हो गया। अब जरा देखना, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे यानी आप हीट ऐड कर रहे हो, हीट दे रहे हो, उसको दे रहे हो, तो रिएक्शन किस फेवर में होगा, यानी रिएक्शन कहां जाएगा मेरे बेटे, रिएक्शन रिवर्स को जाएगा, रिवर्स को जाएगा। क्यों सर जी, भाई ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप इसको हीट दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, वो चाहता है मुझे ना हो टेम्परेचर, क्योंकि वो हीट रिलीज करता है। जब आगे को जाता है ना ये रिएक्शन, तो हीट खारिज करके आगे को जाता है। आप उसको और हीट दिए जा रहे हो तो वो जाएगा आगे नहीं, वो पीछे को चल पड़ेगा। सेम इसी तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप टेम्परेचर डिक्रीज करो, यानी आप रिमूव करो हीट को, रिमूव हीट, आप हीट को रिमूव करो। ओके, तो अब रिएक्शन किस फेवर में होगा, कहां जाएगा, अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। क्यों जाएगा जरा सुन लीजिए, ये रिएक्शन है, हीट खारिज कर रहा है, ठीक है, जैसे हीट खारिज करता है, आप हीट उसने जो खारिज किया है उसको जल्दी से बाहर निकाल लो, जुदा कर लो, अलग कर लो, तो माहौल साजगार हो जाएगा। वो और हीट खारिज करने के लिए फिर आगे को जाएगा, फिर आप हीट रिमूव कर दो, टेम्परेचर घटा दो, फिर वो आगे को जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, जी हाँ। ओके, अब आगे चलते हैं। इसमें ना अब हम इसी केस को अलग अलग जरा स्टडी करते हैं कि भाई जब आप टेम्परेचर को, पहली बात, इंक्रीज करते हो ना,
टेम्परेचर को, तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाता है? ये रिएक्शन रिवर्स को जाता है। ओके सर जी, तो जब ये रिएक्शन रिवर्स को जाएगा मतलब पीछे को जाएगा, तो इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट होगा ये बताओ मुझे। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जी बिल्कुल, हाँ, इस तरफ इक्विलिब्रियम आना शुरू, यानी रिएक्शन पीछे को आना शुरू कर देगा। तो इसके मतलब इक्विलिब्रियम जो है वो किधर को शिफ्ट हो रहा है? वो पीछे को शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। और मजे की बात, इस दौरान जो Kc की वैल्यू है, Kc की वैल्यू, उस पे क्या असर पड़ेगा? आपको पता है Kc बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब समझना मेरी बात, गौर से सुनना, कि मैं इसे दोबारा लिखता हूं रिएक्शन को, कि SO2 है और O2, अब इसमें एरो कैसे लिखेंगे? देखो, एरो यूं लिखेंगे, आगे को नहीं बल्कि ये किधर को जा रहा है? अब रिएक्शन पीछे को जा रहा है, पीछे को जा रहा है। इसका मतलब जब रिएक्शन पीछे को जा रहा है तो इसकी मतलब इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है, मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। क्यों? रिएक्शन पीछे को जो आ रहा है, रिएक्शन इनकी कंसंट्रेशन में इजाफा होगा, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की, वो कम होना शुरू हो जाएगी। Kc पर क्या असर पड़ेगा? देख लीजिए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, प्रोडक्ट की कम हो रही है। प्रोडक्ट की कम हो रही है तो Kc की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। Kc की वैल्यू भी घट जाएगी। और इसमें हमारी बुक वाले ने एग्जांपल दी है कि इस रिएक्शन के लिए Kc की जो वैल्यू है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर, यानी 1000 केल्विन पे अगर आप इसका Kc ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी 2.8 इंटू 10 की पावर 2। तो ये Kc की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन पीछे को आया और रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ी और प्रोडक्ट की कम हो गई, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की मिकदार जब कम होती है तो प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kc, तो Kc की वैल्यू कम हो जाती है। सर ये कम हो गई है? जी, मैं जब ऊपर लिखूंगा तो आपको वाकई में ये कम लगेगी। ऊपर तुम क्या लिखोगे? आओ मैं बताता हूं। ऊपर अब मैं दूसरा केस लिखता हूं, यानी टेम्परेचर बढ़ाया था ना, अब हम टेम्परेचर को कम करते हैं। टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करें तो ये टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। जब रिएक्शन आगे को जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहां शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट साइड पे, RIGHT। ओके सर जी, अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि SO2 प्लस O2 एंड कन्वर्टेड इनटू SO3, और यहां पर 2, और पीछे जो लिखेंगे आप बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा आगे को ज्यादा जा रहा है इसलिए आगे वाला जो एरो है वो लंबा कर दिया है और पीछे वाले एरो को छोटा कर दिया है। तो भाई जी ये हो गया। अब आप इसमें गौर से देखें, ये रिएक्शन आगे को जा रहा है, आगे को जा रहा है, आगे को जा रहा है, आगे को जाएगा तो इसकी प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब प्रोडक्ट की मिकदार बढ़ गई है, इक्विलिब्रियम आ गया है, इसका मतलब रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है अब वो कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्योंकि आगे को चला है तो वो बढ़ जाएगी। तो अब हमने क्या पढ़ना है कि Kc जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट की कम हुई है, प्रोडक्ट की बढ़ी है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो Kc की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। Kc की वैल्यू अब क्या होगी? लो टेम्परेचर पे, और लो टेम्परेचर है 298 केल्विन। ये लो टेम्परेचर है, वहां पे था 1000 केल्विन, वो हाई टेम्परेचर था, ये लो टेम्परेचर है। तो अब Kc की जो वैल्यू है वो पता क्या होती है? 1 इंटू 10 की पावर 26। ये बहुत बड़ी वैल्यू है, 10 की पावर 26, और ये है 10 की पावर 2। ये बहुत छोटी वैल्यू है, वो बहुत बड़ी वैल्यू है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अपनी बात आपको समझा दी होगी। अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात है कि अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से किस डायरेक्शन में जाएगा, टेम्परेचर घटाने से किस डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये टूटे और ये जाए 2NO2 में, ये रिएक्शन है, ठीक है। इस रिएक्शन में ना हम लोग देखते हैं कि इसकी डेल्टा H क्या है। इसकी डेल्टा H की वैल्यू हमें दे दी गई है +57.2 किलो जाउल है।
पर मोल यहां पे भी नहीं लिखना आपने। ओके, अब ये प्लस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, ये एंडोथर्मिक है, इसको हीट से प्यार है, ये हीट गेन करके आगे को जाना पसंद करता है। तो आप क्या करें, आप टेम्परेचर बढ़ाएं, यानी इसको हीट दें, इसको हीट लेकर आगे जाना बड़ा पसंद है। एंडो जो है तो आप उसको हीट दें, हीट ऐड करें, तो आप रिएक्शन किधर को जाएगा, रिएक्शन खुद ब खुद किधर जाना शुरू कर देगा, फॉरवर्ड को जाना शुरू कर देगा। इसी तरह उलट आए, इसको हीट चाहिए आगे जाने के लिए, आप हीट निकाल रहे हो, टेम्परेचर घटा रहे हो, हीट रिमूव कर रहे हो, तो अब ये कहेगा मैं क्यों आगे जाऊं, मुझे तो हीट चाहिए आगे जाने के लिए, तुम मेरी हीट निकाल रहे हो, मैं पीछे को जाऊंगा। तो अब ये रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, बिल्कुल इस वाली बात के उलट लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं चीनी की एग्जांपल लेता हूं, जब हम चीनी को पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो चीनी ठंडे पानी में डिसॉल्व नहीं होती जल्दी, गर्म पानी में जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि चीनी का डिसॉल्व होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसको हीट चाहिए आगे जाने के लिए, हीट चाहिए डिसॉल्व होने के लिए। आप और हीट दो और गर्म करो पानी को, वो फौरन और भी जल्दी चीनी डिसॉल्व हो जाएगी। अगर आप पानी ठंडा करते जाओगे, उसमें बर्फ डालते जाओगे, टेम्परेचर घटाते जाओगे, तो चीनी डिसॉल्व नहीं होगी बल्कि अनडिसॉल्व होना शुरू कर देगी। जी हाँ, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। अब दो बातें अलग अलग, यानी इसको और इसको अलग अलग देखेंगे। क्यों अलग अलग देखेंगे? ताकि हमें केसी का पता चले कि केसी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो प्यारे बेटे, हम पहली बात लिखेंगे कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन को जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन को जा रहा है। अगर फॉरवर्ड को जा रहा है तो इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट हो रहा है, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। कैसे शिफ्ट हो रहा है उसको इक्वेशन की शक्ल में दिखाओ, मैं नीचे दिखा रहा हूं, N2O4, ठीक है, ये देखो इस तरह, पीछे बहुत कम आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा, मतलब पीछे को नहीं आ रहा, अब कहां जा रहा है, आगे को जा रहा है, आगे को जाएगा 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 और फिर नया इक्विलिब्रियम आएगा, तो 2NO2। ओके, अब देखो 2NO2, अब क्या होगा, अब इसमें किसकी मिकदार बढ़ रही है, क्योंकि ये आगे को जा रहा है तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट, तो इस प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रही है, बढ़ गई है, और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जी हाँ, अब आप देखें केसी पे क्या असर पड़ेगा। केसी इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनली के बराबर का साइन डिवाइडेड बाय आर। केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब चूंकि प्रोडक्ट बढ़ गए हैं तो केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जनाब। ओके, तो कितनी वैल्यू होगी केसी की, केसी की वैल्यू एट टेम्परेचर इंक्रीज, कितना इंक्रीज है, 373 केल्विन पे अगर हम देखें इसके केसी की वैल्यू तो वो आती है 0.4। ये बड़ी वैल्यू है केसी की। कैसे बड़ी है वो मैं आगे कंपैरिजन में आपको बताता हूं कि ये कैसे बड़ी है। अब दूसरा केस स्टडी कर लेते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस मार्कर मैं कौन सा यूज करूं, ब्लैक यूज कर लेता हूं। दूसरा केस है कि अगर आप टेम्परेचर जो है वो घटाते हो, ठीक है, तो रिवर्स डायरेक्शन में, ये लिखा हुआ है रिवर्स में जाएगा रिएक्शन। जब रिवर्स में जाएगा तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना शुरू कर देगा। कैसे जाहिर करवाओगे इस रिएक्शन से, इस तरह लिखो N2O4, ठीक है, आगे थोड़ा सा जा रहा है, पीछे ये ज्यादा वाला एरो लगा दें, ठीक है, और यहां लगा दें 2NO2। ओके, अब क्या करना है, अब देखें कि इसमें कौन सी चीज बढ़ जाएगी जब नेक्स्ट इक्विलिब्रियम दूसरा हासिल होगा। तो इसमें ना मेरे बेटे रिवर्स को जा रहा है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी जब नया इक्विलिब्रियम आएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर हम इस पे केसी की वैल्यू देखें तो प्रोडक्ट की मिकदार कम हो रही है, प्रोडक्ट की मिकदार घट गई है, तो प्रोडक्ट की मिकदार अगर घट गई है तो इसका मतलब केसी की वैल्यू भी घट जाएगी। टेम्परेचर कौन सा है, लो टेम्परेचर है, तो केसी की वैल्यू देखते हैं लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, और पता कितनी होगी केसी की वैल्यू, 7.7 इंटू 10 की पावर -5। 10 की पावर -5 और 0.4 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली केसी की वैल्यू छोटी है। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आखिरी बात डिस्कस करते हैं कि इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो क्या है। कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है, तो प्यारे बेटे कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं कर सकता, इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी चेंज नहीं कर सकता।
तो फिर करता क्या है, मैंने 3 बातें लिखी हुई हैं। इट डज नॉट चेंज केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, किसी भी चीज को ये चेंज नहीं करेगा। ओनली स्पीड अप, बढ़ा देगा द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम अर्लियर, ये सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन की स्पीड को बढ़ाता है बस, ताकि इक्विलिब्रियम जो 3 घंटे बाद आना था वो 5 मिनट में आ जाए। सिर्फ ये स्पीड अप करता है फॉरवर्ड को भी रिवर्स को भी, ताकि किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाए। तो कैटालिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम में बिगाड़ नहीं लाता। ओके, आखिरी बात, ये कैसे स्पीड अप करता है रिएक्शन की रेट को, आप पहले पढ़ चुके हैं। इट प्रोवाइड न्यू पाथ ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये हमने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से कैटालिस्ट जो है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है किस तरह से कैटालिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और नया पाथ दे देता है रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हुए। तो ये हमारा आज का लेसन था।